मैं ज्योति सिंह और आज कक्षा 12वीं अध्याय 2 का उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण बिंदु और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। जितने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि हम इनका परीक्षा में रिवीजन कर लेते हैं तो हमको कम समय में पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय में हम एक उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह से होता है, वो किस तरह से वस्तुओं को खरीदता है, किस तरह से उपभोग करता है, किसी वस्तु की उपयोगिता उसके लिए क्या होती है, इन सभी बातों का अध्ययन इस पाठ में हम करेंगे। अच्छा, उपभोक्ता का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि में हम नहीं करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता एक छोटी इकाई है, एक उपभोक्ता है। इसीलिए इसका अध्ययन हम किस बुक में करेंगे? किस बुक में हम पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, उपभोक्ता क्या होता है? वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है, उपभोक्ता कहलाता है। जैसे अभी आपके लिए सबसे उपयोगी क्या है? यदि आपकी परीक्षा है तो सबसे उपयोगी आपके लिए क्या है? कॉपी है, पेन है, बुक है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का हम यदि उपभोग करते हैं, जैसे आम है, रोटी है, कपड़ा है, साइकिल है, कोई भी वस्तु जिनका भी हम उपभोग करते हैं, हम उपभोक्ता कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम केवल वस्तुओं का उपभोग करें, हम सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। एक डॉक्टर का भी हम उपभोग करते हैं। तबीयत खराब होने पर हम किसका उपभोग करते हैं? डॉक्टर का। अभी आपका एग्जाम है तो आप किसका उपभोग कर रहे हैं? शिक्षक का। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक शिक्षक का भी उपभोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वस्तुओं का भी उपभोग करते हैं और सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता वस्तुओं और सेवाओं का वह गुण है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया था, आपके लिए अभी उपयोगी क्या है? सबसे शिक्षक है। अभी आपके लिए सबसे उपयोगी क्या है? शिक्षक है। यदि आपको भूख लगी है तो आपको एसी उपयोगी है, साइकिल उपयोगी है, क्रिकेट उपयोगी है, या फिर आपके लिए भोजन उपयोगी है? सबसे अधिक संतुष्टि आपको भूखे रहने में किस बात से मिलेगी? खेलने से मिलेगी क्या? नहीं। भूखे रहने पर हमको सबसे अधिक संतुष्टि किससे मिलेगी? भोजन से। तो जिससे मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि प्राप्त होती है, वही हमारे लिए क्या कहलाती है? उपयोगिता। हम लंबाई, चौड़ाई, दूध है, तापमान है, इनको हम माप सकते हैं। तो क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं? आप माप सकते हो कि आपको कितनी भूख लगी है? उपयोगिता को मापने में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। उपयोगिता को मापने के आधार पर हम मुख्यतः दो विचारधारा पढ़ेंगे कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। तो पहली विचारधारा है हमारी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये विचारधारा किसने दी थी? मार्शल और जेवंस ने। इनके अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये क्या मानते हैं कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, परंतु क्या वास्तव में वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को माप सकते हैं? हम वास्तविक जीवन में उपयोगिता को नहीं माप सकते। जबकि ये अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? हम माप सकते हैं कि मुझे 10 भूख लगी है कि 20 भूख लगी है, मेरे को 30 भूख लगी है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण वाले ये मानते हैं कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। जबकि जो दूसरी विचारधारा है वो कौन सी है हमारी? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये किसने दी थी? हिक्स और एलन ने। ये परीक्षा में आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये विचारधारा किसने दी? तो किसने दी है? हिक्स और एलन ने। इनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम दिया जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से हम किसी भी उपयोगिता को केवल क्रम दे सकते हैं।
इनको हम माप नहीं सकते। अच्छा, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अनधिमान वक्र का। आगे हम देखेंगे कि किसको हम अनधिमान वक्र कहते हैं। तो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसकी सहायता से सीखा जाता है? अनधिमान वक्र से। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। आप बताइए, अभी आपने पढ़ा है, आनंद होता है क्या? खुशी होती है क्या? उपादेयता होता है क्या? नहीं। किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपयोगिता। अगला प्रश्न है, उपयोगिता की माप संभव है? बताइए आप, माप संभव है कि नहीं है? हमने तो दोनों देखा था। एक कह रहा था, एक विचारधारा कह रही थी कि उपयोगिता की माप संभव है और दूसरी विचारधारा कह रही थी कि उपयोगिता की माप संभव नहीं है। गणनावाचक उपयोगिता वाले कह रहे थे कि उपयोगिता की माप संभव है, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या कह रहा था? हम केवल क्रम दे सकते हैं उपयोगिता को, कि ये सबसे उपयोगी सेकंड नंबर की उपयोगी है हमारे लिए, या थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की। क्रमवाचक वाले क्या कहते हैं कि हम माप नहीं सकते, केवल क्या दे सकते हैं? क्रम दे सकते हैं। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। देखिए, आपको यदि ये विस्तार से समझना है तो आप प्लेलिस्ट से मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी बिंदुओं को संक्षेप में लिया है, जिससे कि आपको वस्तुनिष्ठ याद ना करना पड़े, आप खुद समझकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर सकें। तो कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं? वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैंने 5 रोटी खाई, तो पांचों रोटी से प्राप्त होने वाली मुझे जितनी उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। यहाँ मैंने लिया, मान लो मुझे बिही पसंद है, तो मैं यहाँ 3 बिही का ले रही हूँ उदाहरण, कि मैंने पहली बिही खाई तो मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई? 30। और कुल उपयोगिता भी कितनी हुई? 30। देखिए, पहली इकाई में यदि हम केवल एक इकाई का उपयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता कैसी होगी? बराबर होगी। देखिए, ये यहाँ सबसे प्रश्न बनेगा बेटा, हर एक चीज से प्रश्न बन जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि आप केवल एक इकाई का उपयोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के बराबर होगी कि नहीं होगी? आप देखिए, पहली यदि हम बिही खा रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर होगी। यदि मैंने दूसरी बिही खाई तो दूसरी बिही खाने में उतना मजा नहीं आएगा, उसकी उपयोगिता मेरे लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितनी अधिक उपयोगी मुझे पहली बिही लगी थी, और मैंने यदि तीसरी बिही भी खा ली तो मेरे लिए उसकी उपयोगिता और कम हो गई। देखिए, यहाँ सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। मैं जैसे ही अतिरिक्त बिही का उपयोग कर रही हूँ तो मुझे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो क्या है? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता आप समझ गए होंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, MU से व्यक्त करते हैं। अब कुल उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता, हम सीमांत उपयोगिता को जोड़ लेंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे पहला है हमारा 30, तो 30 होगा। दूसरे में 30 + 20 कितना हो गया? दूसरे दो बिही से कितनी हमारी कुल उपयोगिता मिली? 50। यदि हमने 3 बिही खाई तो तीनों सीमांत उपयोगिता जोड़ लेंगे। 30 + 20 + 10 कितनी हो गई हमारी कुल उपयोगिता? 60। 3 बिही खाने से मुझे कितनी कुल उपयोगिता प्राप्त हुई? 60। परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध से आते हैं। यदि इसे हम उदाहरण से समझेंगे
तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे और हमको परीक्षा में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आप बस मेरे साथ ये उदाहरण को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ मैंने ये मान लिया है कि मैंने कुल 6 रोटी खाना है ना। ये जो इकाइयां दिया है मैंने मान लिया कि ये रोटियां हैं। मैंने पहली रोटी खाई तो मुझे सबसे ज्यादा भूख लगी थी, तो सबसे ज्यादा सीमांत उपयोगिता मुझे किससे प्राप्त हुई? पहली रोटी से। दूसरी रोटी खाई तो थोड़ी कम, तीसरी रोटी खाई तो और कम, चौथी रोटी खाई तो मेरे को और सीमांत उसकी उपयोगिता मेरे लिए और कम हो गई। अब पांचवी रोटी मैंने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया, यानी मुझे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब 0 मतलब अब मुझे और रोटी नहीं खाना, परंतु मम्मी ने एक और रोटी मेरे को खिला दी। अब जबरदस्ती खिला दी तो मैंने खा लिया, तो अब ये -2 उपयोगिता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगा, या अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, अब मेरे को सोना ही पड़ेगा क्योंकि पेट बहुत ज्यादा भर गया। तो इस तरह से ये जो सीमांत उपयोगिता है ये कैसी हो जाएगी? हमारे लिए ऋणात्मक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इकाई का उपभोग बढ़ा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। इकाई का उपभोग बढ़ रहा है, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। अब भी हमने देखा था कुल उपयोगिता कैसे निकली थी? सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से। पहली रोटी खाई, पहले का तो बराबर रहेगा कुल उपयोगिता। दूसरी के लिए 12 धन 6 कितना हो गया? 18। 3 रोटी खाने पे 12 धन 6 धन 4 कितना हो गया? 22। चौथी रोटी खाने पे 12 धन 6 धन 4 धन 2 कितना हो गया हमारा? 24। प्लस हम इसी में जोड़ लिया हमने 0, तो कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर हो गई। कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 24, क्योंकि 0 जोड़ा हमने। पांचवी रोटी की जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी है? 0। अब यहाँ की जो छठवीं रोटी की माइनस है, तो हमको 24 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो कुल उपयोगिता हमारी कितनी हो गई? 22 हो गई। अब एक संबंध और यहाँ पे आ रहा है, इकाइयां हमारी बढ़ती जा रही हैं, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है, और कुल उपयोगिता कैसी हो रही है? बढ़ रही है। देखिए आप संबंध, रोटियां भी बढ़ रही हैं और कुल उपयोगिता भी बढ़ रही है, परंतु सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? कम हो रही है। जहां पर हमारी सीमांत उपयोगिता 0 आ गई, यहाँ पर हमारे को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई, यानी हमारा पेट फुल भर गया। अब हम अतिरिक्त एक और इकाई का उपयोग करेंगे, तो सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। और कुल उपयोगिता भी देखिए, जब ये ऋणात्मक होगी तो अपने आप कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम इससे याद कर लें, जैसे जैसे इसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पोर्शन ग्रीन वाले के लिए है। जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। ये देखिए यहाँ पे कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ये हो गई हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है। अब इस वाले पोर्शन में आए हम, जब सीमांत उपयोगिता 0 है, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो गई तो कुल उपयोगिता कैसी है? यहाँ पे अधिकतम है। ये देखिए कुल उपयोगिता कैसी है? अधिकतम है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, -2 है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आप इस चित्र और उदाहरण को अच्छे से याद कर लीजिए, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। हम इसका चित्र भी समझ लेते हैं। चित्र भी बहुत सरल है, यहाँ हमने वस्तुएं लिया है, यहाँ पे हमने उपयोगिता लिया हुआ है। ये है हमारा पहली रोटी खाई तो ये हमारा 12 हो गया। हम एक एक समझ लेते हैं, पहले सीमांत उपयोगिता समझ लेते हैं। ये हमारा 12 हो गया, सबसे अधिक उपयोगिता हमारी 12 प्राप्त हुई पहली रोटी से। दूसरी रोटी खाई 6 मिली, तीसरी रोटी खाई 4 हो गई, चौथी रोटी हमने खा ली तो 2 हो गई सीमांत उपयोगिता। पांचवी रोटी में हमारा पेट भर गया था, यहाँ 0 आ गया हमारा। और छठवीं रोटी में ऋणात्मक आ गया, छठवीं रोटी खाई तो ऋणात्मक हो गया। ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा सीमांत उपयोगिता है। अब ये है हमारी कुल उपयोगिता। ये हो गई पहली रोटी में 12, दूसरी में 18, फिर 22, फिर ये 24, और ये भी कितना था? 24 था।
और 24 के बाद फिर क्या हो गया था, कम हो गया था। देखिए जब यहाँ पर हमारी सीमांत उपयोगिता 0 है तब कुल उपयोगिता अधिकतम कितनी आई थी हमारी, 24। तो हमारी जो अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी, जब सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 0 होगी। तब हमारी कुल उपयोगिता और संतुष्टि का स्तर होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। आप यहाँ चित्र को बहुत अच्छे से फिर से यहाँ से भी समझ लीजिए। देखिए सीमांत उपयोगिता कम हो रही है और कुल उपयोगिता बढ़ रही है। सीमांत उपयोगिता 0 है, यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है। यहाँ सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है, यहाँ पर कुल उपयोगिता भी कैसी हो रही है, अब कम हो रही है। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। उपयोगिता हास्य नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर गोसेन ने, प्रोफेसर एच गोसेन ने किया था। किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता को कहते हैं। जब हम सभी इकाइयों का उपयोग करते हैं और इसके योग को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है। हमने देखा था पहली बिही खाए थे तो कितना था, 30। दूसरी बिही खाए तो कितनी हो गई थी सीमांत उपयोगिता, 20। तीसरी बिही खाए तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई थी, 10। यानी क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता घट रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, घटती है। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता होती है। बताइए आप, सोचिए प्रश्न क्या बोल रहा है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। ये हमने यहाँ पे चित्र से देख लिया। कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, जब सीमांत उपयोगिता हमने देखा था यहाँ आ गई थी तब कुल उपयोगिता भी क्या होने लगती थी, गिरने लगती थी। अधिकतम के बाद क्या हो गई थी, ऋणात्मक के बाद गिरने लगी थी। कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती। जैसे ही ये ऋणात्मक होती है यहां से हमारी जो कुल उपयोगिता है वो क्या होती है, गिर। निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी है, बताइए कौन सी है। कब मिली थी हमको पूर्ण संतुष्टि, जब सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई थी, 0 हो गई थी। ये दिया है यहाँ पे कि जब सीमांत उपयोगिता 0 है तब हमको क्या प्राप्त हुई थी, अधिकतम संतुष्टि। ये प्रश्न का हल भी आप आसानी से ढूंढ लेंगे। जब किसी भी एक वस्तु की केवल एक इकाई का उपयोग किया जाता है तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को MU और TU कहते हैं। सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता, ये वाला उत्तर होगा, पहला वाला। मैंने आपको जब ये शुरू किया था तभी बताया था कि यदि जब हम एक इकाई बस का उपयोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता कैसी होगी, बराबर होगी। अभी तक हमने गणनावाचक उपयोगिता से संबंधित प्रश्न हल किए। अब अगला है हमारा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण की विचारधारा किसने दी थी, हिक्स और एलन ने दी थी। यह जो विचारधारा है ये मानती है कि ये उपयोगिता जो होती है वो कैसी धारणा है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। गणनावाचक में हम उपयोगिता को माप सकते थे परंतु क्रमवाचक में मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम दिया जा सकता है। जैसे मुझे सबसे अधिक आम पसंद है, फिर केला पसंद है और फिर क्या पसंद है, पपीता। तो मैंने इनको क्रम में रख दिया। मेरे पास ये 3 फल हैं तो मुझे जो पसंद है वो मेरे लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता की तुलना हम किससे करते हैं, अनधिमान वक्र से करते हैं। किसके से करते हैं, अनधिमान वक्र से। अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र,
ये सभी शब्द इसी के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, या आप इसकी सरलता के लिए आप इसको इंडिफरेंस कर्व देख लेना। यदि एग्जाम में आता है तो इंग्लिश में आप देख लेना कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये तीनों होगा। अनधिमान वक्र किसे कहते हैं? अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोग को बताता है जो किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। किन्हीं भी दो वस्तुओं को हम अनधिमान वक्र को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, केवल दो वस्तुएं ले लेते हैं और उनके संयोग को देखते हैं कि हमको किससे अधिक संतुष्टि प्राप्त हुई है। अनधिमान वक्र उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है। हम इसके माध्यम से हम उपभोक्ता के व्यवहार को समझते हैं, नेचर को समझते हैं कि कौन व्यक्ति किस संयोग को पसंद करेगा। यहाँ हमने समझने के लिए चार संयोग लिए हैं, दो वस्तुओं के चार संयोग दिया है। हम अपनी संतुष्टि के आधार से इनमें से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चार संयोग दिया है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे मुझे आम अधिक पसंद है तो मैं क्या करूंगी, एक केला खरीद लूंगी और 15 आम खरीद लूंगी। यदि मैं अपने भाई को बाजार भेजूंगी तो वो डी संयोग पसंद करेगा, उसको केला अधिक पसंद है तो वो 4 केले भी खरीद लेगा और 9 आम खरीद लेगा। यदि मैं अपनी फ्रेंड को भेजूं तो हो सकता है कि उसको केले वो 3 खरीदे और आम 10 खरीदना पसंद करे। तो इस तरह से ये संयोग है कि हमको दो वस्तु खरीदना है और हम अपनी संतुष्टि के आधार पर किसी भी संयोग का चयन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि मुझे भी उतनी ही संतुष्टि मिलेगी, भाई को भी उतनी संतुष्टि मिलेगी और मेरी फ्रेंड को भी उतनी ही संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह से हम इनको किसी भी एक संयोग का चयन कर सकते हैं। इससे उदाहरण से आपको ये लेकिन जरूर दिख रहा है हमको कि जब हम जैसे जैसे एक वस्तु को बढ़ा रहे हैं, दूसरी वस्तु हमको क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। यदि हम एक वस्तु की मांग बढ़ाते हैं तो हमको दूसरी वस्तु की मांग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास पैसे फिक्स हैं, हमारे जो साधन है वो सीमित है। उन्हीं पैसे से मुझे दो चीजें खरीदना है। तो यदि मुझे आम अधिक चाहिए तो मुझे तो केला कम खरीदना पड़ेगा, और मेरे भाई को यदि केले अधिक खरीदना है तो उस पैसे के बदले में आम क्या करना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से एक वस्तु को हमको यदि बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसी संयोग को ये जो हमारे ABCD चार संयोग हैं, यदि हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे तो ये जो वक्र प्राप्त होगा हमको ABCD, इनको मिलाने से जो हमको कर्व प्राप्त होगा यही हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा। यही क्या प्राप्त होगा हमको, इंडिफरेंस कर्व। जैसे यहाँ दिया है 15 हमको आम दिया है तो हमने क्या खरीदा, एक केला खरीदा। 12 हमने आम खरीदा तो 2 केला खरीदा। 10 आम के बदले हमने 3 केला खरीदे। 9 आम के साथ हमने क्या खरीदा, 4 केला खरीदा। ये हमको जो चार बिंदु प्राप्त हुए, चारों को मिलाने से हमने जो कर्व प्राप्त हुआ यही हमारा अनधिमान वक्र कहलाता है। अनधिमान वक्र की जो विशेषताएं हैं इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनधिमान वक्र बाएं से दाएं की ओर ढलवा होते हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक ढाल के होते हैं। क्योंकि एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उपयोग में कमी करनी पड़ती है ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम केले का उपभोग बढ़ा रहे थे तो आम को हमको क्या करना पड़ रहा था, कम करना पड़ रहा था। या हम आम का उपभोग बढ़ाएंगे तो केले का उपभोग हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि हम एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का प्रयोग कम करना पड़ेगा। इसीलिए अनधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। एक वस्तु का बढ़ेगा तो दूसरे का उपभोग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए अनधिमान वक्र का जो ढाल होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता है अनधिमान वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। मूल बिंदु के नतोदर होता है मतलब ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु के ये नतोदर होता है। यदि इस तरह से प्राप्त होता है इसको हम उन्नतोदर कहते हैं।
यदि ये वक्र ऐसा होता तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु के उन्नतोदर। और नतोदर का मतलब है जब हमको ये इस तरह से प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नतोदर। अच्छा, क्यों होता है मूल बिंदु के नतोदर? इसलिए होता है मूल बिंदु के नतोदर क्योंकि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उपभोग हमें कम करना पड़ता है। इसीलिए आईसी कर्व जो होता है मूल बिंदु के नतोदर होता है। अब आप कहेंगे कि ये सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा। आम कम करेगा तो उसके बदले में क्या बढ़ा देगा? केला। यदि आम को कम करेगा तभी तो केला को बढ़ाएगा, या केला को कम करेगा तो इसके बदले में आम बढ़ाएगा। तो जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा ताकि उसकी जो उपयोगिता है एक समान रहे, उसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हिग्स एंड एलन ने किया था। अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र अनधिमान वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? अभी हमने देखा किस पर आधारित है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। किस पर आधारित है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर। अनधिमान वक्र किस में हम पढ़ते हैं? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा उपयोगिता को व्यक्त करती है। क्या इकाई के रूप में व्यक्त करती है? नहीं। हम माप ही नहीं सकते स्थिरांकों के लिए, नहीं। प्रतिशत के रूप में भी नहीं। केवल किसके रूप में? संतुष्टि। कि मुझे आम में अधिक संतुष्टि मिली थी, फिर केला में मिली थी, फिर पपीता में मिली थी। तो क्रमवाचक जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? संतुष्टि के स्तर पर आधारित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? संतुष्टि के स्तर के रूप में। निम्न में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की नहीं है? देखिए, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब है ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है? अनधिमान वक्र ऐसा नहीं होता, बल्कि मूल बिंदु के क्या होता है? नतोदर होता है। ये लास्ट पॉइंट दिया है, मूल बिंदु के नतोदर होता है, यानी ये सही है। ये वाला क्या है? गलत है। उच्च अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। ये देखिए, यहाँ सारी विशेषताएं दी हुई हैं। हम और अगली भी देख लेते हैं। ये अनधिमान वक्र है। अनधिमान वक्र के जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते हैं, संतुष्टि का स्तर भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसकी ये विशेषता भी है कि अनधिमान वक्र, आईसी वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ये ऐसा कभी नहीं बनता। ये सब अलग अलग बनेंगे, अनधिमान वक्र अलग अलग बनेंगे, परंतु किसी भी स्थिति में ये एक दूसरे को नहीं काटते। अब प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं है। तो हमने देखा कि ये होता है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं था? उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? अनधिमान वक्र नतोदर होता है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? उन्नतोदर। देखिए, प्रश्न को पढ़ने के लिए आप जल्दबाजी में कोई टिक ना करें। आप उत्तर जानने के बाद भी यदि आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे प्रश्न पढ़ने में, तो आप जानने के बाद भी गलत उत्तर कर आएंगे। इसीलिए वस्तुनिष्ठ के को हल करने के लिए आपको इत्मीनान की जरूरत होती है। अगला बिंदु है हमारा बजट रेखा। देखिए, हम उपभोक्ता किस किस तरह से वस्तुएं खरीदता है, उसका व्यवहार क्या होता है, उससे संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये इसमें बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं और सभी बिंदु इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत अधिक प्रश्न, जो 13 नंबर का प्रश्न आता है, यानी इसकी जो वेटेज है मार्किंग की, वो भी बहुत ज्यादा है। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए प्रायः हम क्या शर्तें कुछ मान लेते हैं। तो बजट रेखा में भी ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति है उसकी आय और वस्तुओं की जो कीमत है वो कैसी है? स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। निश्चित आय के कारण हमें अब केवल 2 वस्तुओं का चयन करना है।
की संतुष्टि भी अधिकतम हो। और इस चयन की समस्या को हम बजट रेखा से हल कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास 100 रुपए ही है, कीमत कैसी है, फिक्स है, और जो दो वस्तुएं हैं, मुझे दो वस्तुएं खरीदना है और दोनों की भी कीमत फिक्स है। तो अब हम किस प्रकार से चयन करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, बजट रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के सभी संयोग को बताती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु की कीमतों के साथ खरीद सकता है। जो हमारी कीमत है उसके साथ दो वस्तुएं वो खरीद सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, बजट रेखा। अधिकतम खरीदने की क्षमता के बिंदुओं को मिलाने पर हमको बजट रेखा प्राप्त होती है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने पूरे टॉपिक बताए हैं। ये तो मैं जस्ट रिवीजन करा रही हूँ आपका। यहाँ पर दो वस्तु है, तो यदि मैंने पहली वस्तु जो है X2 वस्तु है, मान लो यदि X2 वस्तु खरीदना है मुझे, तो X1 वस्तु कैसी हो जाएगी, 0। और पूरी X2 वस्तु मैंने कितनी खरीद ली, 4। अधिकतम मैं 4 ही वस्तु खरीद पा रही हूँ। यहाँ पर दो दो का कॉम्बिनेशन मैंने खरीद लिया, यहाँ पर 3 एक का खरीद लिया, और यहाँ पे मैंने 4 एक का। यहाँ X वस्तु 4 खरीदी है और Y वस्तु कितनी खरीदी है, 0 खरीदी है। तो इस तरह से ये जो रेखा मिलाएंगे हम, ये कहलाएगी हमारी बजट रेखा। बजट रेखा मतलब मैं इतना ही पैसा खर्च कर सकती हूँ। अब आप ये बताइए कि आपके पास 100 रुपए है, तो यहाँ की जितनी वस्तुएं हैं आप वो खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अंदर की सभी वस्तुएं 100 रुपए से अंदर की आ जा रही है। परंतु आप सोचेंगे कि यहाँ पर किसी बंडल का आप चयन कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ का मतलब है जब आपके पास 100 रुपए से अधिक पैसा होगा तभी आप यहाँ की वस्तु खरीद पाएंगे। आपके पास 100 रुपए से अधिक पैसे नहीं है। तो बजट रेखा के बाहर हम किसी बंडल का चयन नहीं कर सकते, जबकि बजट रेखा पर स्थित बंडल का हम चयन कर सकते हैं, या बजट रेखा के अंदर के का जो बंडल होगा इसका भी हम चयन कर सकते हैं। हमारी जो बजट रेखा है वो ये है हमारी, और ये जो दिए हुए हैं हमारे अनाधिमान आईसी कर्व दिए हुए हैं। ये हो गया मान लो हमारा IC1, ये हो गया हमारा IC2, और ये हो गया हमारा IC3। तो ये कह रहा है कि हमारे लिए जो सबसे अच्छा बंडल है वो कहाँ स्थित होगा, हम कौन सा अनाधिमान सेलेक्ट करें जिससे हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब आप देखिए, ये जो पहला वाला बंडल है ये तो बजट रेखा के बाहर है। ये वाला बंडल बजट रेखा के ये बाहर है, तो इसका चयन तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने पैसे हमारे पास नहीं है। ये अंदर वाला बंडल देखें हम, इसका चयन हम कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे बजट के अंदर भी है। बहुत सारे जो बंडल यहाँ के होंगे ये हमारे बजट के अंदर हैं, इसीलिए इसके बंडल का चयन भी हम कर सकते हैं। परंतु जो हमारी सबसे अधिक संतुष्टि है वो हमें कहाँ प्राप्त होगी, ये हमारी जो बजट रेखा है, बजट रेखा के जिस बिंदु पर अनधिमान वक्र मिलता है, इस बिंदु पर ही हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो उपभोक्ता का इष्टतम बंडल है, जो मतलब सबसे अधिक संतुष्टि देने वाला जो बंडल है वो कहाँ होगा, जहां बजट रेखा और अनधिमान वक्र एक बिंदु पर मिलते हैं, किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। इसी बिंदु पर जो चयन होगा, वो जो बंडल होगा वो कैसा होगा, सर्वोत्तम होगा। वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता दी हुई मौद्रिक आय तथा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है, क्या कहलाता है, बजट रेखा। अभी हमने देखा है। अगला है हमारा, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है जहां बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। ये अभी हमने लास्ट टॉपिक देखा था, ये हमारी बजट रेखा है और संतुलन कहाँ प्राप्त करता है, जहां पर तटस्थता वक्र यानी आईसी वक्र टच कर रहा है, किससे, बजट रेखा से, जहां ये स्पर्श कर रहा है।
तो तटस्थता वक्र को जहाँ स्पर्श करती है वहीं पर संतुलन प्राप्त होता है। उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुलन कहाँ प्राप्त होगा? जहाँ बजट रेखा और तटस्थता वक्र जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु पर। धन्यवाद। इसका अगला हिस्सा भी मैं लेके आऊंगी जिससे कि आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। थैंक यू।